हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ईएमएफ इक्वेशन, फेजर डायग्राम फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर और फुल लोड फेजर डायग्राम का रिवीजन कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉसेस, इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉसेस लॉसेस पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका आएगा, डिस्क्राइब द डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर and also describe the method to minimize it। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। कभी कभी इसके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 मार्क्स में सिंपली आपसे पूछा जाता है, क्लासीफाई द लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। तो अगर सिर्फ 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 7 मार्क्स में आएगा, तो आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे एक फ्लो चार्ट से। इस फ्लो चार्ट में आप सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ओके। अब ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस को आप क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट टाइप का लॉस होगा आपका कॉपर लॉस, या इसको हम I² R लॉस भी कहते हैं। देन सेकेंड लॉस होगा आपका आयरन लॉस, या इसे हम कोर लॉस भी कहते हैं। आयरन लॉस, या इसे हम कोर लॉस भी कहते हैं। देन थर्ड लॉस आपका होगा थर्ड लॉस होगा स्ट्रे लॉस, और फोर्थ लॉस आपका होगा डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक लॉस। अच्छा, यहाँ पे जो आयरन लॉस होता है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ओके। तो अगर आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है क्लासिफाई द लॉसेज इन द ट्रांसफॉर्मर, तो आप बस ये फ्लो चार्ट बना देंगे एंड दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आप पहले इस फ्लो चार्ट को बनाएंगे और उसके बाद हर एक लॉस को आप डिस्क्राइब करेंगे। अब जैसे फर्स्ट लॉस जो आपका है, कॉपर लॉस।
या आई स्क्वायर आर लॉस। तो आप नाम से ही देख रहे हैं, आई स्क्वायर आर लॉस मतलब रेजिस्टेंस में जो लॉस होगा। और ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस बेटा होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो सो कॉपर लॉस टेक्स प्लेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ओके। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में इस कॉपर लॉस को हम शो करते हैं पी सी या पी सी एफ एल, इन दोनों से हम शो कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपका आर वन है और उसमें करंट आई वन है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में लॉस हो जाएगा आई वन स्क्वायर आर वन। इसी तरह अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट आई टू है और रेजिस्टेंस आर टू है, तो लॉस हो जाएगा आई टू स्क्वायर आर टू। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है, ए इज इक्वल टू एन वन अपान एन टू इज इक्वल टू आई टू अपान आई वन। तो यहां से आई वन की वैल्यू उठा के अगर हम पुट करें, तो ये इक्वेशन बेटा आ जाएगी आपकी आई टू स्क्वायर एन टू बाई एन वन का होल स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू। दैट मीन्स जो आपका कॉपर लॉस है, इट इज आई टू स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका एन टू बाई एन वन का होल स्क्वायर आर वन प्लस आर टू। अब ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर के कांस्टेंट होंगे एक बार डिजाइन कर दिया जाएगा तो दैट मीन्स पीसी जो है वो आपका आई टू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एंड आई टू आपकी बेटा क्या है, लोड करंट। आई टू आपकी क्या है, लोड करंट। तो लोड कर आपका जो कॉपर लॉस होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लोड करंट। दैट मीन्स अगर लोड आपका वेरी करेगा, लोड वेरी करेगा, लोड मान लीजिए रेगुलेट करा, तो आपका कॉपर लॉस जो है, कॉपर लॉस वो बेटा क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, वेरी करेगा। इसीलिए हम कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, वेरिएबल लॉस कहते हैं। ओके। तो इतना आप इसके लिए कॉपर लॉस में आप इतना लिख देंगे। फिर सेकंड है आपका आयरन और कोर लॉस। अब एक्चुअली जो ये आयरन या कोर लॉस होता है बेटा, इट एक्चुअली टेक प्लेस या इट अकर्स इन कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। एंड बेसिकली जो कोर में लॉसेस आपके होते हैं वो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस होते हैं। ठीक है। तो आपका आयरन लॉस हम दिखाते हैं, इसको शो करते हैं पी आई से। और ये पी आई की जो वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ई, वेर पी एच इज योर हिस्टेरिसिस लॉस, pH is your hysteresis loss and PE is your eddy current loss. ओके। अब जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, ये बेसिकली कंडक्टर में मैग्नेटिक रिवर्सल की वजह से होता है। ठीक है। मैग्नेटिक रिवर्सल अगर हम करते हैं किसी भी कंडक्टर में, हम करंट को अगर फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेटाइज होती है। लेकिन अगर हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तो सेम पाथ से वो डीमैग्नेटाइज नहीं होती, जिसकी वजह से एक लूप बनता है, जिस लूप को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ओके। और उस हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस के इक्वल होता है। इसी तरह से एडी करंट आपकी क्या होती है बेटा, एडी करंट ऐसी करंट्स होती हैं जिनका कोई डिफाइंड पाथ नहीं होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपने कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को देखें, तो उसमें छोटी छोटी सी सेल्स होगी। तो जब उस कंडक्टर के क्रॉस आप कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं, तो एक अल्टरनेटिंग
फ्लक्स डेवलप होता है और उस फ्लक्स की वजह से हर एक सेल में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से एक करंट फ्लो होती है, क्योंकि सारे छोटे छोटे सेल वो क्लोज्ड होते हैं। और क्योंकि इन करंट्स का पहले से कोई डिफाइंड पाथ नहीं होता, इसीलिए इन करंट्स को हम एडी करंट्स कहते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर मैथमेटिकली अगर देखें, तो हमारा जो ये हिस्टेरिसिस लॉस होता है, दैट हिस्टेरिसिस लॉस पीएच इज गिवन बाय के एच एफ, सॉरी, के एच एफ बी एम पावर एक्स, एंड आपका एडी करंट लॉस जो होता है, दैट लॉस इज इक्वल टू के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर, जहां पर आपके के एच एंड के ई कांस्टेंट वैल्यू हैं, बी एम आपका फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, और एफ आपका फ्रीक्वेंसी है, और स्मॉल एक्स आपका स्टीनमेट्स कांस्टेंट है, मेस्ट कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.5 से 2.5 तक वेरी करती है। ओके। अब ट्रांसफॉर्मर की अगर हम ईएमएफ इक्वेशन देखें, तो हमारी ईएमएफ इक्वेशन जो होती है, दैट इज गिवन बाय 4.44 एम एफ एन। ठीक है। अब आपको मालूम है फाइ इज इक्वल टू बी ए होता है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4.44 बी एम ए एफ एन वन। क्यों? क्योंकि फाइ इज इक्वल टू बी ए होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। तो यहां से अगर अच्छा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस को अगर हम निग्लेक्ट कर दें, तो V1 की वैल्यू लगभग E1 की वैल्यू लगभग V1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम V1 लिख सकते हैं। तो आपका जो बी एम हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा V1/4.44 ए एफ एन वन। ओके। इस bm की वैल्यू को ऊपर पुट कर दें अगर हम, तो हमारा जो हिस्टेरिसिस टोटल आयरन लॉस है, वो हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस है, के एच एफ बी एम की पावर एक्स प्लस के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पे अगर हम bm की वैल्यू को पुट कर दें, तो पहला फंक्शन हो जाएगा हमारा के एच एफ bm की वैल्यू बेटा है V1/4.44 ए एफ एन वन की होल पावर एक्स प्लस के ई एफ स्क्वायर, और ब्रैकेट में V1/4.44 ए एफ एन वन होल स्क्वायर। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके नीचे ले आएंगे, तो अगर आप इक्वेशन में देखें, तो आपका के एच के ई कॉन्स्टेंट है, ए एरिया कांस्टेंट होगा आपका, N1 कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो बचा जो यहाँ पे वेरिए मतलब फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो एफ और वी बचेगी। तो अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जो आयरन लॉस होगा, दैट आयरन लॉस विल कम एज के एच वी टू द पावर V1 टू द पावर एक्स इंटू एफ पावर 1/x प्लस के ई V1 स्क्वायर। ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने के मान लिया है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से अगर आप देखें, तो जो आपका आयरन लॉस है, दैट आयरन लॉस डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज। आयरन लॉस आपका क्या है?
वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स वोल्टेज V1 पर, ठीक है। एंड ये जो सोर्स वोल्टेज होगा दैट इज कांस्टेंट, एंड ये सोर्स वोल्टेज आपका लोड पे वेरी, लोड की से वेरी नहीं करेगा। दैट मीन्स आयरन लॉस जो आपका है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लोड, डज नॉट डिपेंड ऑन लोड। ओके, दैट मीन्स अगर लोड वेरी भी कराएंगे, लोड को आप, लोड वेरी भी करेगा तो आपका जो आयरन लॉस होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए आयरन लॉस को हम कांस्टेंट लॉस कहते हैं। दैट्स व्हाई आयरन लॉस इज नोन एज कांस्टेंट लॉस। ओके, तो आयरन लॉस में आप इतना लिख देंगे। इसके बाद है आपका स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस में आप एक लाइन बस सिंपल सा लिख देंगे कि इट इज ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स, ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स इन टैंक। Stray loss is due to the leakage flux in tank. And dielectric loss occurs in insulating material, insulating material, insulating material. एंड ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल और इंसुलेशंस जो यूज होते हैं वाइंडिंग से बीच में, उसमें आकर करता है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रे लॉसेस और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ये दोनों बहुत ही लो होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, इसलिए जनरली हम इनको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आप इसको दिखाएंगे। तो बेसिकली जो लॉस होता है वो कॉपर लॉस, आई स्क्वायर लॉस और आयरन लॉस होता है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो मैग्नेटिक रिवर्सल की वजह से होता है। हिस्टेरिसिस लॉस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक रिवर्सल। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, हम इसको मिनिमाइज करने के लिए स्टील या सॉफ्ट आयरन या स्टील या CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड स्टील, इस मटेरियल की हम कोर बनाते हैं। इस मटेरियल की कोर बनाने से जो हिस्टेरिसिस लूप होता है उसका एरिया कम होता है, जिससे कि आपका हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, कम हो जाता है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम अपनी कोर को लैमिनेटेड बनाते हैं। इस लॉस को कम करने के लिए अपनी कोर को हम लैमिनेटेड बनाते हैं। कोर को लैमिनेशन में बनाने से क्या फायदा होता है, देखिए इस टाइप से लैमिनेशन लगाते हैं हम। तो अब जो एडी करंट डेवलप होगी वो इस पाथ पे डेवलप होगी, एडी करंट इस पाथ पे डेवलप होगी। तो एडी करंट की डिफिनीशन ही थी कि करंट्स विच डू नॉट हैव एनी डिफाइंड पाथ। लैमिनेशन प्रोवाइड करने से इन करंट्स का डिफाइंड पाथ हो गया। तो अगर डिफाइंड पाथ हो गया तो एडी करंट अपने आप ही रिमूव हो जाती है। तो ये टोटल था आपका ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 7 मार्क्स में भी पूछा जाता था, और ये पूरा इसका डिटेल्ड रिवीजन है। आप एक बार इसको वीडियो देखिए और PDF से जो आपको दी गिवन है, क्लास में दी गई है, उस PDF से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी। अब ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और आपका एक प्रूफ भी आता है, ठीक है। तो जैसे सिंपली क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट इज
ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी, या डिफाइन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी। ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पर, डिराइव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी। डिराइव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके। ये डिराइव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, 7 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी आपका 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी। तो बेसिकली बेटा इफिशियंसी वर्ड क्या होता है कि इफिशियंसी कोई भी मशीन है, उस मशीन पे हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ आउटपुट निकल रहा है, तो जो आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है, दैट रेशियो इज नोन एज इफिशियंसी। ओके। तो ट्रांसफॉर्मर में भी आपका जो इफिशियंसी होती है, ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी को हम ईटा से शो करते हैं, दैट इज ईटा। ईटा से शो करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मर पे यहाँ पे प्राइमरी पे आप इनपुट दे रहे हैं, और सेकेंडरी से आपको आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ पे आपके कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इनपुट पावर को आप लिख सकते हैं आउटपुट पावर अपान, इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ठीक है। अब आउटपुट पावर आपकी क्या होगी बेटा? पावर आपको मालूम है, एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI cos φ। तो आउटपुट पे, ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट पर वोल्टेज होता है V2, करंट होती है I2, और जो लोड लगा है उसका पावर फैक्टर मान लीजिए है cos φ2। ओके। तो आपका आउटपुट पावर क्या हो जाएगा बेटा? VI cos φ से V2I2 cos φ2 अपान आउटपुट पावर, फिर V2I2 cos φ2 प्लस लॉसेस। बेटा लॉसेस आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है कॉपर लॉस, तो I2 स्क्वायर RE2, प्लस दूसरा होता है आपका आयरन लॉस, PI। I2 स्क्वायर RE2 क्या है बेटा? I2 सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट यानी लोड करंट, और RE2 क्या है? टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू द सेकेंडरी साइड, जो हम लोग ने पीछे देखा था। ठीक है। तो ये आपका बेटा इफिशियंसी का फॉर्मूला आता है। ओके। एंड दिस इज इन पर यूनिट। दो चीजें होती हैं बेटा, पर यूनिट एंड परसेंटेज। पर यूनिट एंड परसेंटेज। तो पर यूनिट को परसेंटेज में चेंज करने से के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज से पर यूनिट में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके। पर यूनिट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज से पर यूनिट में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो आपकी जो इफिशियंसी होती है इसमें I2 करंट, ये बेटा फुल लोड करंट है। ठीक है। तो इफिशियंसी अगर हम कहें, फुल लोड इफिशियंसी क्या है ट्रांसफार्मर की? तो फुल लोड इफिशियंसी आपकी ईटा फुल लोड पे, V2 फुल लोड पे करंट आपकी दिखाते हैं हम I2FL से, I2FL cos φ2 अपान V2I2FL cos φ2 प्लस
I2FL² Re2 + Pi। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताते थे। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है, ये प्राइमरी साइड है और ये आपका सेकेंडरी साइड है। यहाँ पर वोल्टेज V2 होता है, करंट I2, सॉरी, वोल्टेज V1 होता है, करंट I1 होती है। यहाँ पर वोल्टेज V2 होता है और करंट I2 होती है। तो अगर आप देखें तो इसने एक फॉर्मूला पढ़ा है, A=V1/V2 = I2/I1 = N1/N2। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। तो अगर इन दो बीच वाले टर्म्स के, जो ये दो टर्म्स हैं, इनको अगर हम देखें तो हमारा V1 × I1 = V2 × I2। अब V1 I1 क्या है बेटा? इनपुट वोल्ट एम्पियर्स या इनपुट वोल्ट एम्पियर्स। ठीक है। या और V2 I2 क्या है आपका? आउटपुट वोल्ट एम्पियर्स। वोल्ट एम्पियर्स को ही हम केवीए कहते हैं। केवीए, ये इनपुट केवीए है और यहाँ पे आपका आउटपुट केवीए होता है। और ये दोनों केवीए आपस में, देखिए इस फॉर्मूले से क्या है, S1, केवीए को हम डिनोट करते हैं S से, S1 = S2। ठीक है। तो कभी कभी एक छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कि आपको ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग दी है, जैसे मान लीजिए 100 केवीए ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग दे दी कि ट्रांसफार्मर 200/400 वोल्ट का है। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। तो बेटा एस, आपको एस की वैल्यू दे दे रहा है, ठीक है। और ये वोल्टेज 200 V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है। S = बेटा क्या है? V1 I1 = V2 I2। तो आपको एस की वैल्यू दिया है, V1 की वैल्यू दिया है, I1 फुल लोड करंट प्राइमरी साइड में निकल आएगी। V2 की वैल्यू दी है, I2 फुल लोड करंट सेकेंडरी साइड पे निकल आएगी। ठीक है। तो ये I1 I2 यहाँ पर आपकी क्या है, ये सब ये फुल लोड करंट्स हैं। I1 I2 ये दोनों आपकी फुल लोड करंट होती है, फुल लोड करंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये V2 I2 को हम S भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं S2 cos phi 2 प्लस I2 square FL + Re2 + Pi, इफिशियंसी एट फुल लोड। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मर आपकी स्टैटिक डिवाइस होती है। ट्रांसफॉर्मर आपकी स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी रोटेटरी पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्योंकि स्टेशनरी डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, तो इसमें नो रोटेशनल लॉस होता है। कोई भी रोटेशनल लॉस इसमें नहीं होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, स्टेशनरी डिवाइस है, जिसकी वजह से इस पे कोई भी रोटेशनल लॉस नहीं होता, इसलिए इसकी इफिशियंसी लगभग 99% तक हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेशनल लॉसेस नहीं होते हैं। ओके। तो ये था बेसिकली ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी। यहाँ पे क्या फॉर्मूले आपको याद रखने हैं वो मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ तो इतना याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी जो होती है वो ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होती है। और जो ये मतलब ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा हुआ है चौखाने में, उस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा याद रखना है। और फुल लोड करंट हम कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, डिराइव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाता है।
तो इस क्वेश्चन को जरा हम लोग डिराइव करते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी की क्या कंडीशन होती है। जरा इस क्वेश्चन को इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये डिराइव किया जाता है। कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके। देखिए बहुत छोटा सा प्रूफ है और कई बार 7 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो आपकी जो इफिशियंसी होती है पर यूनिट इफिशियंसी, दैट इज गिवन बाय ईटा इज इक्वल टू V2